नमस्कार। रसायन मुक्त टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की। तो प्राकृतिक खेती है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं और ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं उदयप्रताप स्वास्थ्य महाविद्यालय के सस्य वैज्ञानिक और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवनारायण सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। इस समय सरकार प्राकृतिक खेती को लेकर के काफ़ी जोर दे रही है कि किस तरह से नेचर के साथ जो है खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो ये प्राकृतिक खेती है क्या और इसके क्या उद्देश्य हैं? जी देखिए, केमिकल्स के आने के पहले, जब हमारे उर्वरक और रसायनों का प्रयोग होने से पहले जो खेती होती थी वो प्राकृतिक खेती ही थी। हालांकि आबादी बढ़ने और पशुधन की आबादी बढ़ने के बाद हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं और हमें केमिकल की ओर शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन अब उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे देश में जो हरित क्रांति आई और जिसमें उर्वरक और इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग शुरू की गई, तो उसके दुष्परिणाम स्वरूप अब क्या है कि बहुत सारा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है। उत्पादकता धीरे धीरे या तो स्थिर है या कम होती जा रही है और जो हमारा भोजन है वो दूषित होता जा रहा है। और एक तरह से कहा जाए कि जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मृदा का स्वास्थ्य, जहां हम अगर आज़ादी के पहले की बात करें या आज से करीब 75 साल पहले की बात करें, तो जो हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा लगभग 1.5% थी, आज वो औसतन घटकर आधा प्रतिशत से भी कम हो गई है। और बाकी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बहुत कम हो गई, क्योंकि लगातार हम बहुफसली खेती करते जा रहे हैं और साथ में केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम स्वरूप मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मानव स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और पर्यावरण में भी असंतुलन बढ़ता जा रहा है। और खेती एक तरह से महंगी होती जा रही है। बिल्कुल। जब आपको हर बार नया उर्वरक खरीद कर डालना पड़ेगा तो महंगा होता जाएगा। तो इन्हीं सब के समाधान के रूप में प्राकृतिक खेती को एक विकल्प के रूप में देख रही है सरकार। और प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि प्रकृति के अनुरूप, प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप खेती करना, जिसमें हम मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो प्राकृतिक अवयव या प्राकृतिक तत्व हैं उनको, जैसे कार्बन हो गया और जो हमारे पोषण तत्व के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे दलहनी फसलें हो गई या इसमें जैसे फसलों के अवशेष हैं, उनको मिलाकर हम उसको खेती करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्राकृतिक खेती कहलाता है। जिससे कि मानव का स्वास्थ्य और पर्यावरण जो है एक तरह से कहा जाए कि सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे। जी। तो क्यों आवश्यकता पड़ी पर्यावरण खेती करने की? अब इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो स्वास्थ्य संबंधी कारण है कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, भोजन दूषित हो रहा है। दूसरा, हमारे मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है हमको। तीसरा क्या है कि हमारी जो उर्वरकों पर निर्भरता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बहुत सारे उर्वरक हमको आयात करने पड़ते हैं। जैसे पोटास के सारे उर्वरक, जितना पोटास है वो पूरा हमको आयात करना पड़ता है। यूरिया भी आयात करना पड़ता है और डीएपी का भी आयात करना पड़ रहा है। तो आयातित उर्वरकों पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन उनकी खपत बढ़ती जा रही है। तो उसको कम करना, लागत को कम करना, किसानों की लागत को कम करना, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना, इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई। डॉक्टर साहब, जो भी हमारे किसान भाई जी प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का आधार क्या होना चाहिए? किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, प्राकृतिक खेती का जो आधार है वो, प्राकृतिक खेती को हम गो आधारित खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती का मूल आधार गोबर, गोमूत्र और किसान के खेत या गांव में उपलब्ध जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनके साथ खेती करना। प्राकृतिक खेती में मेनली बीज शोधन के लिए हम बीजामृत का प्रयोग करते हैं। बीजामृत गोमूत्र, गोबर और चूने से मिलाकर बनाया जाता है। उसमें 20 लीटर पानी में 5 किलो गोबर को पहले 12 घंटे के लिए हम कपड़े में बांध कर रख देते हैं। देसी गाय का गोबर होना चाहिए। देसी गाय का गोबर रहेगा तो ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होती है और उसका किण्वन तेजी से होता है। तो
उसको हम 12 घंटे के लिए पानी में 20 लीटर पानी में कपड़े में बांध के रखते हैं। उसके बाद उसको छान लेते हैं, उसमें जो है चूने का घोल मिला देते हैं और उसमें जो है क्या कहते हैं उसको फिर करीब 24 घंटे के लिए किण्वन करते हैं और उससे बीज को शोधित करके छाया में सुखा लेते हैं। तो उससे क्या है, बीज का जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसमें जो फफूंदी बीज जनित फफूंदी के रोग हैं या जो शुरुआती स्टेज में जो उनके कीड़े लगने की संभावना है वो कम हो जाती है। मतलब जो भी बीज से संबंधित बीमारियां हैं, बीज जनित बीमारियां, वो नहीं लगती, वो कम हो जाती हैं, उनके लगने की संभावना कम रहती है। तो ये एक तो ये हो गया बीजामृत। उसके बाद हमने फसल की बुआई कर दिया। अब उसमें पोषण तत्व प्रबंधन की समस्या आती है कि उसमें जो हम जिसके लिए हम उर्वरक प्रयोग करते हैं वो कैसे करें। तो उसका समाधान है जीवामृत। वो भी गोबर, गोमूत्र और उसमें देसी गुड़ और बेसन का मिश्रण मिला के जो है करीब 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर और 10 किलो गोमूत्र और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन नहीं है तो किसी भी दलहनी फसल का जो है आटा जो है वो दलहन का आटा मिला के और इसको एक बार मिक्स करके उसमें जो है और वो एक ड्रम में, टंकी में जो है घोल दिया जाता है। कोशिश ये रहे कि हम धातु की किसी टंकी का प्रयोग ना करें क्योंकि इस मिश्रण से कोरोजन होने लगता है तो उससे धातु के अवयव आ जाते हैं। प्लास्टिक की टंकी में या बड़े घड़े में, मटकी में जो है घोल के बना लेते हैं और ये लगभग 3 से 7 दिन, गर्मियों में 3 दिन में और सर्दियों में 7 दिन में किण्वन होके ये पूरा मिश्रण तैयार हो जाता है, जीवामृत। और इसमें ये क्या है, ये सूक्ष्म जीवों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको जब हम खेत में प्रयोग करते हैं तो खेत के नेचुरल, इसमें हम मिट्टी भी डालते हैं जो है खेत की, जहाँ से हमको बैक्टीरियल कल्चर मिलता है एक तरह से कहा जाए। तो उसको जब हम खेत में डालते हैं तो खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। तो उसकी वजह से जैसे पहले खेती होती थी या प्रकृति में जो पाए जाने वाले जीव जो खेती का काम करते थे, जो उर्वरता बढ़ाने की काम करते थे, वो सक्रिय हो जाते हैं और वो पोषण तत्व प्रदान करते हैं पौधों को। तो दूसरा क्या है, जीवामृत। डॉक्टर साहब, बनाने के कितने दिन के अंदर जो है हमारे किसान भाई प्रयोग कर लें? अब 15 दिन के अंदर अगर उसको प्रयोग कर लेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि इसमें मैंने बताया सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो उन सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती जाएगी तो उसकी प्रभावशीलता कम होती जाएगी। तो आप जैसे ही वो तीसरे दिन या चौथे दिन तैयार हो जाता है तो कोशिश करें कि 15 दिन के अंदर उसको प्रयोग कर लें। ठीक, वैसे तो जितना जल्दी अगर तैयार हुआ जितना जल्दी प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब किण्वन होता है तो किण्वन होने के बाद शुरुआत में ही कुछ ही दिनों में उसके सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। और 15 दिन बाद ये मतलब अगर हम एक एक्सपायरी डेट कहें तो 15 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहिए, फिर नया तैयार कर लें अपने आप, तभी उसका प्रभाव जो है रहेगा। बिल्कुल। तीसरी चीज है इसमें आच्छादन। नमी संरक्षण के लिए खेत में क्या है, मल्चिंग करनी चाहिए, जो कि पहले हमारे किसान भाई करते भी थे। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास जैसे अगर आपने गेहूं लगाया है तो धान का पुआल बिछा दीजिए, या अगर धान लगाने जा रहे हैं तो गेहूं का जो है डंठल बिछा दीजिए, या आप कोई भी दलहनी फसल जैसे क्या है कि हम मूंग लगा लेते हैं जो है क्या कहते हैं खरीफ के मौसम में, या लोबिया लगा लेते हैं हम सर्दियों के मौसम में, तो पत्तियां उसकी जो है क्या कहते हैं फली तोड़ने के बाद जो उसका पौधा बचता है उसको हम आच्छादन के रूप में प्रयोग करें। कहने का मतलब यह है कि हम मिट्टी को ढक के रखेंगे तो उससे नमी का संरक्षण होगा, पानी की कम लागत लगेगी, हम जो बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है पानी की कम लागत होगी, और दूसरा खरपतवार भी नहीं आएंगे। जब हम मिट्टी को ढककर रखेंगे तो खरपतवार भी नहीं आएंगे। तो तीसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वो आच्छादन का है। मतलब अगर वो मल्चिंग कर लेंगे तो एक तरह से जो है खरपतवार की जो समस्या काफ़ी रहती है वो काफ़ी हद तक खत्म भी हो जाएगी। बिल्कुल, वो कम हो जाएगी। और दूसरा क्या है, नमी का संरक्षण होगा। उसके बाद नमी के लिए एक चीज़ और है कि वप्सा बोलते हैं, उसमें क्या है कि हम जब भी सिंचाई करें तो एकदम खेत को पानी से लबालब भर नहीं देना है, इतना पानी देना है कि खेत में नमी रहे बस। ठीक, और उसमें जो है उससे क्या होगा कि मतलब वायु और पानी दोनों का जो है संतुलन मिट्टी में बना रहेगा, और उसका संतुलन बना रहने से एक तो हम पानी भी बचा रहे हैं और दूसरा जो सूक्ष्म जीव हमने मिट्टी में तैयार किए हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण बना रहता है, तो उनकी वृद्धि होती रहती है, तो पौधों के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं और वो उत्पादकता बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब एक बात आती है कि प्राकृतिक खेती में क्या खेत जोतने की परंपरा है या नहीं है? प्राकृतिक खेती के सिद्धांत में अगर जाएं तो खेत को जितना कम से कम मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे, प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर बहुत आवश्यकता है कि अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो आपके इन सारे प्रयोगों से नहीं ठीक हो रहे हैं तो आप एक बार जुताई उसमें कर सकते हैं, अन्यथा प्राकृतिक खेती में जुताई
कम से कम की जाती है, अवॉइड की जाती है। मतलब एक तरह से इसीलिए कहा जाता है कि जीरो लागत की जो जीरो खेती लागत है, बिल्कुल। तो जब आप जुताई नहीं करेंगे, उर्वरक नहीं खरीदेंगे, कीटनाशी नहीं खरीदेंगे, तो लागत अपने आप आपकी कम। आप वही संसाधन प्रयोग कर रहे हैं जो किसान के पास उपलब्ध हैं। जैसे अब इसमें एक क्या है कि कीड़े और बीमारियों को बचाने के लिए भी, जैसे अब हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए भी प्राकृतिक खेती में क्या है कि जो आपके खेत के पास उपलब्ध जो पत्तियां होती हैं या जो हर्ब्स हैं, उनको प्रयोग किए। 10 पर्णी अर्क एक होता है। 10 पर्णी अर्क में 10 जो है पौधों की पत्तियों को लेके उनका अर्क तैयार किया जाता है, जिसमें नीम है, धतूरा है, करंज है, बेल है, कनेर है। तो इस तरह से 10 पत्तियों का मिला के, जिनसे मतलब कीड़े और बीमारियां भागती हैं, उनका अर्क बना के और उसका छिड़काव करते हैं। तो उससे जो है कीड़े और फफूंदनाशी बीमारी, फफूंदजनक बीमारियों से भी सुरक्षा होती है। मतलब 10 पर्णी का अगर छिड़काव कर दें तो जो एक तरह से कहा जाए कि रोग और कीट है, उनसे वो निजात पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो भी किसान भाई अगर खेती करना चाह रहे हैं, प्राकृतिक खेती, तो प्रशिक्षण के लिए वो कहाँ पर संपर्क करें या किस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है? प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में भी समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से जो जिले लेवल पर प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ पर भी प्रशिक्षण होते हैं। तो वहाँ पर आप अगर अपने गांव में जो क्या कहते हैं पंचायत है, वहाँ पर पता कर सकते हैं। वहाँ पर ग्राम प्रधान के माध्यम से जो जब प्रशिक्षण होता है, तो वो ग्राम प्रधान के माध्यम से ही किसान भाइयों को सूचित कराते हैं, तो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, ICAR की स्कीम्स हैं बहुत सारी, जिनके तहत कृषि वैज्ञानिक, जैसे क्या कहते हैं मेरा गांव मेरा गौरव करके एक स्कीम है ICAR की, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों को सरकार ने कहा है कि आप गांव जाकर, जैसे संसद आदर्श ग्राम योजना है, इसी तरह से वैज्ञानिकों को कहा गया है कि आप एक गाँव मतलब उसमें गोद लीजिए और वहाँ जाइए, किसानों को प्रशिक्षण दीजिए। तो वो भी गाँव में जाके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या ICAR के जो रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ के वैज्ञानिक जाकर वहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, किसान चौपाल कर रहे हैं। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र, जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से या अपनी पंचायत, मतलब वो विभाग, कृषि विभाग में और कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करके इस तरह का प्रशिक्षण वो ले सकते हैं हमारे किसान भाई। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात आती है कि प्रमाणीकरण, रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो जो भी हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती करते हैं, तो ये होता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लें, तभी उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलेगा। बिल्कुल। ये जो भी किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं, प्रमाणीकरण उसके लिए बहुत आवश्यक है। उसके पीछे के 2 कारण हैं। एक तो ये कि आप जो खेती कर रहे हैं, उससे जो आपने उत्पाद पैदा किया है, वो उत्पाद केमिकल फ्री है, ये आपको पता है। लेकिन जिस उपभोक्ता के पास आप इसको लेकर जा रहे हैं, जो इसको खरीद कर अल्टीमेटली कंज्यूम करेगा, उसको इस बात का भरोसा कैसे दिलाएंगे? तो उसको भरोसा दिलाने के लिए सरकार ने योजना दी है कि इसका प्रमाणीकरण किया जाए। आप जो ग्रोअर्स हैं, जितने भी उत्पादक हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इसलिए जब आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो आप उत्पाद पर सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो आप उसको प्रीमियम प्राइस पर या ज़्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं, जैविक के नाम पर, ऑर्गेनिक के नाम पर। और बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अलग उनका सेक्शन बना होता है, वहाँ वो महंगे दाम पर मिलते भी हैं। अब आती है बात कि किसान भाई प्रमाणीकरण कैसे करें। तो उसकी 2 प्रक्रिया है। एक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से गवर्न होती है, और दूसरी जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से गवर्न होती है। जो कृषि मंत्रालय से गवर्न होती है, उसमें है PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम स्कीम है, जिसमें किसान भाई अपना समूह बना लें और समूह बनाकर उस समूह का एक नाम रख लें, पंजीकरण करा लें। PGS का पोर्टल है, उस पोर्टल पर समूह का पंजीकरण होगा और समूह के सभी किसानों का व्यक्तिगत पंजीकरण भी होगा। पूरा प्रोफाइल भरेंगे और उसके बाद वो उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब सबमिट करेंगे, उसके बाद आता है निरीक्षण। उन्हीं किसान भाइयों में से एक दूसरे के खेत का निरीक्षण किया जाना है, और उसके बाद उनको एक अपनी प्रतिज्ञा मतलब उस पर सबमिट करनी है कि हम इस पर कोई वो नहीं कर रहे हैं, जो है एफिडेविट देनी पड़ेगी। हाँ, एफिडेविट टाइप में, कि वो नहीं मतलब केमिकल नहीं प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको वो घरेलू बाजार में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसान भाई एक्सपोर्ट के मतलब लार्ज स्केल पर खेती कर रहा है, प्राकृतिक या जैविक खेती कर रहा है, और वो लार्ज स्केल पर करके वो चाहता है कि हमारा उत्पाद महंगे दाम पर विदेशों में बिके,
तो उसके लिए फिर उसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जो एपिडा के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो वो एजेंसी उसका रजिस्ट्रेशन करती हैं और वो आप जिला उद्योग कार्यालय से पता कर सकते हैं, वहाँ से आपके जिले में कौन सी एजेंसी काम कर रही है उसके लिए, वहाँ आप आवेदन करेंगे। और इसमें क्या है, इंस्पेक्शन, वो एजेंसी के इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो आपका इंस्पेक्शन करेंगे, आपका जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस का भी वो टेस्टिंग करेंगे, आपके मिट्टी का टेस्टिंग करेंगे कि उसमें केमिकल्स की मात्रा कितनी है, और जो भी प्रोसेस है पूरा वो आपके उनके निरीक्षण और देखरेख में होगा, और फिर आपको प्रमाण पत्र देते हैं। ऑर्गेनिक इंडिया का लोगो भी आप उसमें लगा सकते हैं और वो आप अपना उत्पाद उस पर बेच सकते हैं। मतलब हमारे किसान भाई एक तरह से डिजिटल अपना सब प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों पंजीकरण जो है, दोनों प्रमाणीकरण का रजिस्ट्रेशन डिजिटल है, और वो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वो अपने उत्पाद पर लोगो लगा के उसका बेच सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती को लेकर के किस तरह के अवसर हैं, और एक तरह से कहा जाए कि हमारा जो है बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो किस तरह की चुनौतियां हैं? चुनौतियों पे अगर हम बात करें तो चूंकि आबादी बहुत है हमारे देश की, और अगर हम वर्तमान के आंकड़ों की बात करें तो हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में हैं, और जो हमारी खेती वाली ज़मीन है वो सीमित है, उसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना, और वो भी ऐसे खेती से जिसमें शुरुआत के कुछ दिनों में आपका उत्पादन कम होने की संभावना रहती है। जब कोई किसान 10 साल तक 8 साल तक प्राकृतिक खेती लगातार करता है तो उसका उत्पादन उस लेवल पर या उससे ज़्यादा हो सकता है जितना वो उर्वरक आधारित खेती या कीटनाशक रसायन आधारित खेती पर कर रहा है। पर शुरुआत के दिनों में अगर उत्पादन कम होगा तो फिर वो भोजन कैसे उपलब्ध होगा? तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए समाधान ये है कि जो भी किसान भाई शुरू कर रहे हैं वो पार्ट में शुरू करें। आपके पास अगर 4 बीघे का खेत है तो आप 1 बीघे में प्राकृतिक खेती शुरू करें, और जब आपको लगे कि इसमें अब ठीक आमदनी हो रही है फिर दूसरे 1 बीघे में, और तीसरे, इस तरह से आप अगले 4 से 6 साल का या 10 साल का टारगेट रखेंगे, और 10 साल में आपका पूरा जो खेत है या पूरा क्षेत्रफल है वो प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको ये भी नहीं एहसास होगा कि मुझे जो है उत्पादन में पेनाल्टी किसी तरह की लगी। दूसरा, हमारा जो देश है बहुत विविधतापूर्ण देश है, और आबादी भी हर जगह एक समान नहीं है। तो जहाँ घनी आबादी नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं, जो हिल एरियाज हैं, जहाँ घनी आबादी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा ज़मीन है वो पार्ट्स में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती शुरू कर सकते हैं, और ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जो हमारी कृषि की जितनी समस्याएं हैं उनका एक, ये मान के चलिए, परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप एक बार प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट कर गए हैं तो फिर आपको लाइफ टाइम 25 साल 50 साल फिर आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब जो है हमारी लागत बढ़ती जा रही है। और इसका एक ये भी है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसीलिए कहा गया है कि इसमें लागत कम करना भी एक उद्देश्य है इसका। आमदनी तो बढ़ाना ही है, लागत भी कम करना है। और अगर लागत कम होगा तो एक तरह से कहा जाए कि किसानों को मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, और सेल्फ सस्टेनेबल फार्मिंग है, टिकाऊ खेती जिसे हम कहते हैं, कि आप लंबे समय तक ये खेती कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, खास करके प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों और दर्शकों को इतनी सी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्ते।